नमस्कार तमाम दर्शक रिटेल निवेशक जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पोर्टफोलियो के अच्छे दिन कब आएंगे, जो ये गिरावट है क्या ये खरीदारी का मौका है या अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। क्वार्टर 3 के अर्निंग सीजन खत्म हो गए हैं यहाँ पर लगभग। अब ऐसे में इसमें क्या फिल्टर किया जाए, आईटी शेयरों को एआई से क्लासिफिकेशन करने की क्या अब यहाँ पे ज़रूरत हो गई है। सवाल बहुत सारे हैं, ढेरों सवाल हैं जो आपके दिमाग में चल रहे हैं और उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के हेड रिसर्च श्रीकांत चौहान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। नमस्कार एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। सेम हियर सर, इट्स अ प्रिविलेज कि आप अपना कीमती समय देते हैं हमारे दर्शकों के लिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अर्निंग सीजन के ऊपर बात करते हैं सर, लगभग अब खत्म हो गया है सर, क्योंकि बार बार हम लोग सुनते आए ये चीज़ कि भाई अर्निंग अच्छी आएगी तो बाजार चलेगा, अर्निंग अच्छी आएगी तो बाजार चलेगा। क्वार्टर 3 की अर्निंग अब खत्म हो गई है लगभग। ये नंबर आप कैसे देख रहे हैं, क्या डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद मैं मान के चलूँ सर यहाँ पर? तो देखिए, मार्केट जो मायूस हुआ है उसकी वजह एक मैं ये भी कहूँगा कि जो अर्निंग्स है वो अभी भी सिंगल डिजिट में ही है। 5.5% से लेकर 6% अगर आप पकड़ेंगे तो शायद वो नंबर्स आ रहे हैं। और इसी वजह से क्या हुआ है कि थोड़ी सी मायूसी बनी हुई है। डबल डिजिट आने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा और वक्त लगेगा। अभी Q3 में एक्सपेक्टेशंस थे कि नंबर्स अच्छे आएंगे, स्पेशली फ्रॉम FMCG कंपनीज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज से आएंगे, लेकिन वहाँ से उतने नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं और इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कतें और बढ़ गई हैं। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल Q3 Q4 ये दोनों मिला के भी मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद Q4 अच्छा आए, लेकिन इस बार के जो नंबर्स है वो एग्जैक्टली एज पर एक्सपेक्टेशंस थे या एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे ही है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा नीचे है सर। इसमें थोड़ा सा और मैं एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ इसमें और आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि जो नए लेबर कोड्स जो नियम जो है लागू होते हुए देखे, क्या ये वन टाइम सेटलमेंट रहेंगे? क्योंकि बहुत सारी कंपनी के प्रॉफिट पर इसका असर देखने को मिला है सर। आपका क्या मानना है, क्या इसका क्वार्टर 4 में भी फॉरवर्ड होते हुए दिखेंगे या नहीं सर? नहीं, हमें लगता है कि मैक्सिमम कंपनीज ने इसे ऑलरेडी प्रोवाइड कर लिया है और Q4 में उसका इम्पैक्ट आना मुझे लगता है कि थोड़ा कम ही रहेगा। पॉसिबल है कि कुछ गिने चुने 10-20% कंपनीज में ये आ सकता है इफेक्ट, लेकिन ऑलमोस्ट 75 से 80% कंपनीज ने इसे प्रोवाइड कर लिया है और इसका इम्पैक्ट हमें देखने मिला है। बिल्कुल सर, देखिए आप जैसे दिग्गज गेस्ट जुड़ते हैं तो बहुत क्लैरिटी आती है यहाँ पर। दो चीज़ों पे बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे निवेशक दर्शक जानना चाहते थे कि भाई क्या डबल डिजिट ग्रोथ है, उसके ऊपर अपने क्लैरिटी दी। अब जो लेबर कोड्स को लेकर, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे मार्जिन्स पे दबाव आता हुआ दिखा है यहाँ पर, उस चीज़ को भी आपने बहुत अच्छे से समझाया सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर आपसे, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ है सर, बार बार ये भी सुनने को मिलता है कि भाई हमारे बाज़ार महंगे हैं, हमारे बाज़ार ज़रूरत से ज़्यादा महंगे हैं, यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन हो गया, करेक्शन हो गया सर। एमर्जिंग मार्केट्स के हिसाब से ना देखें, अगर ओवरऑल स्थिति देखें आप, और ख़ासतौर पर मैं एक थ्योरी के ऊपर भी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मार्केट में बड़ी चल रही है सर इस समय कि भाई पहले 22,000-23,000 के लेवल आएंगे, उसके बाद फिर बाजार नया हाई बनाएगा। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और वैल्यूएशन को लेकर क्या मानना है आपका? तो देखिए, हिस्टोरिकली इंडियन मार्केट्स हमेशा ही बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव रहे हैं जी। और दोनों तरफ हमें बीटा देखने मिलता है। अगर मार्केट गिरते हैं तो हम थोड़े ज़्यादा गिर जाते हैं एज कम्पेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स, और अब जब बढ़ने की बारी आएगी तो हम अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिखा देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, जब तक अर्निंग्स जैसे एक्सपेक्टेड है उससे बीट नहीं करते, तब तक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। ट्रेड डील के बाद भी जो करेंसी में गिरावट आनी चाहिए थी, यानी कि जो करेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए जी। वो हुई नहीं। 90.50 90.75 में अभी भी अटकी हुई है। तो अगर ये करेंसी में थोड़ी और अगर स्ट्रेंथ अगर आती है तो फिर एफआई का रुख थोड़ा बदलेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे मार्केट्स में डाउनसाइड जो है वो और कम हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा प्रश्न आपने किया वो मुझे लगता है कि 22,000 के लेवल्स आना बहुत ही मुश्किल है। कोई अगर इवेंट अगर बन जाए तो पॉसिबल है कि मार्केट नीचे आ सकता है, कोई वॉर हो जाए, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर कोई क्रिएट हो जाए तो उस केस में पॉसिबल है। अदरवाइज नॉर्मल केस में हमें नहीं लगता कि वो लेवल्स वापस आएंगे। हमें लगता है कि मार्केट जो है वो यही 24,000-26,000 के रेंज में थोड़ा और ट्रेड करते हुए नजर आएगा और इवेंचुअली हमें लगता है कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2026, कैलेंडर ईयर 2026, हमें लगता है कि मार्केट
29,000 के करीब जा सकता है। तो 29,000 का हमारा लक्ष्य है ये पूरे साल के लिए, और हमें लगता है कि ग्रेजुअली अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट देखने मिलेंगे और हमारे मार्केट के जो वैल्यूएशंस है वो धीरे धीरे इनएक्सपेंसिव होते हुए नजर आएंगे। चलिए सर, ये चीज़ और आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि टारगेट को लेके कि भाई 29,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं साल के अंत तक सर। साल के अंत तक बिल्कुल। ठीक है, दिसंबर 2026 के जो हमारा लक्ष्य है वो है 29,000 का, और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि 20 टाइम्स टू 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग। तो जो FY28 की जो अर्निंग रहेगी उसे अगर हम 20 गुना यानी कि अगर पकड़ते के चलते हैं तो वो आता है 29,000 के करीब। 29,000 के करीब सर, ये तो मतलब निवेशकों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देंगे। और उम्मीद करते हैं उनके पोर्टफोलियो को लेकर भी जो कंसर्न बने हुए हैं यहाँ पे कि बाजार बीच में बढ़ रहा था, नए हाई लग रहे थे, लेकिन पोर्टफोलियो में नहीं चमक आ रही थी। अब मैं पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ता हूँ सर। सर, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सर, इस नतीजों के हिसाब से आप कैसे देख रहे हैं सर? कहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़्यादा बेहतर एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है यहाँ पे? क्योंकि इस बार बहुत सारी कंपनी ऐसी रही सर मिड कैप और स्मॉल कैप में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बाजार ने उसको रिवॉर्ड भी किया है सर। आप उसको कैसे देख रहे हैं यहाँ पे? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि अर्निंग्स में जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हमें लार्ज कैप के साथ ही रहना है। ठीक है। लार्ज कैप में जब अच्छी तेजी हमें देखने मिल जाएगी उसके बाद हमें लगता है कि हम मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप में जा सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे लगता है कि लार्ज कैप के साथ आप बने रहे। मिड और स्मॉल कैप में हमें लगता है कि थोड़ी तेज़ी हमें देखने मिलेगी मार्च एंड या अप्रैल की बिगिनिंग में, क्योंकि तब कुछ नए पैसे मार्केट में आते हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और वो ग्रोथ कंपनीज को चेस करते हैं। तो उस वक्त हमें लगता है कि जो खरीदारी आएगी वो मिड और स्मॉल कैप में आ सकती है। लेकिन अभी जो चल रहा है वो पूरा ही वैल्यू बाय चल रहा है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप के साथ ही बने रहना फायदेमंद रहेगा। ठीक है। यहाँ पर सर ने देखिए एक और जो हमेशा रिटेल निवेशकों के मन में सवाल होता है भाई कहाँ जाएं, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, तो सर ने बताया अभी आप रुकिए, लार्ज कैप ही एक बेहतर स्थिति दिखा रहा है वैल्यू बाइंग के हिसाब से। अब सर मैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है बज ऑफ द टाउन है IT स्टॉक सर, मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। और थोड़ा सा क्योंकि सर हम लोग आपसे सीखते हैं सालों से, फंडामेंटली बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं सर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि IT शेयर, अगर शेयरों की बात करें सर, ये बोला जा रहा है कि भाई AI आया है, 50% तक बिजनेस जो है वो चला जाएगा, यहाँ पे पैनिक मचा हुआ है। यहाँ पे JP मॉर्गन की भी एक रिपोर्ट आई, मैं उसको पढ़ रहा था सर। उन्होंने बोला कि IT कंपनियां जो हैं वो प्लम्बर की तरह हैं, हमेशा इनकी ज़रूरत रहेगी। AI टूल फर्म और IT सर्विस जो है वो बीच में मिलकर एक पार्टनरशिप करते रहेंगे। अब सर मेरा यहाँ पे 2 सवाल है। पहला, क्या आप निवेशकों को क्या क्लासीफाई करना चाहिए, यहाँ पे वर्गीकृत करना चाहिए कि भाई AI स्टॉक को अलग किया जाए, उसको बिजनेस को एकदम बारीकी से विश्लेषण किया जाए, सॉफ्टवेयर भाई अलग हो गए, SaaS कंपनियां अलग हो गई, इस लिहाज से यहाँ पे देखना चाहिए? और दूसरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या अब आपको लग रहा है सर यहाँ पे बॉटम आउट की स्थिति हो गई है? क्योंकि सर AI प्लग इन और टूल्स तो रोजाना डेवलप होते रहेंगे, तो क्या ऐसे ही रोजाना वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल। तो पूरा वर्ल्ड वैसे देखा जाए तो परेशान है जी। AI के जो नए नए प्लगइन्स आए हैं जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी है वो तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है, बट साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट जॉब मार्केट के ऊपर भी होने वाला है। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि दिक्कतें थोड़ी और बढ़ रही है। और हमारे यहाँ प्राइमरीली अगर आप देखें तो मैक्सिमम जितनी भी IT कंपनीज हैं वो सर्विसेज में हैं, और इसी वजह से ये जो इम्पैक्ट हमें देखने मिल रहा है वो थोड़ा और सीवियर है। हमें लगता है कि इन चीज़ों को कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों तक और हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ न्यूज़ फ्लो बन के आ रहे हैं। अभी इस न्यूज़ फ्लो में कितनी सच्चाई है और उनमें एक्यूरेसी कितनी है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कम से कम 1 क्वार्टर और हमें IT का देखना पड़ेगा। क्या कमेंट्री आती है, कंपनीज इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, गाइडेंस क्या देते हैं, उसी के ऊपर हम बड़ा व्यू ले सकते हैं। ऑलरेडी IT स्टॉक्स बहुत गिर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम इस पर्टिकुलर AI डेवलपमेंट को देखें तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि ये इंडस्ट्री को डिसरप्ट करने वाला है। और इसी वजह से कुछ एक फंड्स लोगों ने ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चंस, सवाल उठाए हैं, और ग्रोथ अगर नहीं आएगा तो वैल्यूएशंस इन लेवल्स पे भी महंगे लगेंगे। और इसी वजह से इन सेक्टर में और स्टॉक्स में लगातार सेलिंग बनी है। हमें लगता है कि यहाँ से हमें बॉटम फिशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स है आप उसके साथ बने रहे। अगर कोई बड़ा बाउंस बैक अगर देखने मिले तो आपके पोजीशंस को, आपके एक्सपोजर को थोड़ी कम करने की कोशिश करें।
और क्वार्टरली नंबर्स जो आने वाले क्वार्टर के नंबर्स रहेंगे और गाइडेंस रहेगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लेकिन करंट लेवल से मैं यही कहूँगा कि बॉटम फिशिंग करना एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है सर। तो यहाँ पर भी सर ने बता दिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए आईटी को लेकर जो निवेशकों के मन में सवाल थे यहाँ पर कि भाई क्या करना चाहिए, तो पहली चीज़ सर ने कहा बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। अगर ऐसी कुछ खबरें आती हैं यहाँ पर जिसमें जंप देखने को मिलता है शेयरों में यहाँ पर, तो अपनी पोजीशन को आप हल्का कर सकते हैं सर। और सर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहते हैं, क्योंकि सर हमने देखा bubble.com बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई सर, ऐसे फेजेस से कंपनियाँ निकली। हालांकि कुछ कंपनियाँ ऐसी जो अब नहीं दिखती सर, गायब हो गई, लेकिन कुछ कंपनियाँ पूरे दौर के हिसाब से छट के फिल्टर होकर बाहर निकलती हुई दिखी और अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखी है। तो सर उस लिहाज से क्या आपकी रणनीति रहेगी? तो देखिए, मुझे लगता है कि जितने भी लीडर्स हैं जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, हमें लगता है कि उनके साथ तो आप बने रह सकते हो। जी। बाकी कंपनीज में हमें लगता है कि थोड़ी मुश्किलें, दिक्कतें और बढ़ सकती है। अभी एक बाजार का एक सेगमेंट है, वो मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी बुलिश है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर इस पर्टिकुलर डिफिकल्ट सिचुएशन में से अगर बाहर निकलना है, तो लार्ज कैप कंपनीज के पास कोई ना कोई डेफिनेटली सॉल्यूशंस रहेंगे और उन्होंने कोई ना कोई रास्ता बनाया होगा। तो मुझे लगता है कि बड़ा एक्सपोजर ना रखें, एक्सपोजर को थोड़ा कम करें और गिने चुने स्टॉक्स में आप इन्वेस्टेड रहें। अगर आपके पास काफ़ी बड़ी लिस्ट है टेक्नोलॉजी की, तो आप उसे कट डाउन करके एक या दो स्टॉक्स में बने रहे। बाकी सब स्टॉक्स का लॉस आपको बुक करना ज़रूरी है। ठीक है सर। तो ये सर ने आपको स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक भी यहाँ पे जानकारी दे दी, और अभी हम लोग आगे भी और सर से समझेंगे कि कौन से सेक्टर्स उनको पसंद आ रहे हैं और कहाँ पर वैल्यू बाइंग के मौके दिख रहे हैं, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर अब मैं मेटल्स पे आता हूँ, क्योंकि आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट के साथ जब मौका मिलता है तो मुझे लगता है कि सारे सेक्टर्स को कवर कर लिया जाए जल्दी से जल्दी सर। तो मैं मेटल्स के ऊपर सर मैं समझना चाहूँगा यहाँ से कि सर अगर मैं यहाँ पे हिस्सों को दो हिस्सों में बांट लूँ, एक तो प्रीशियस मेटल्स हो गए सर, दूसरा बेस मेटल्स हो गए। यहाँ पर ऐसी खबरें सर अभी, हालांकि क्लैरिटी तो अभी नहीं है यहाँ पे कि रूस जो है डॉलर में ट्रेड करना चाह रहा है, इस तरह की ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर भी आई थी सर। दुनिया भर में मेटल में तेज़ी देखने को मिल रही है। पहली चीज़ सर यहाँ पर कि क्या आप इस तेज़ी को जेन्युइन मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा गोल्ड सिल्वर में किस तरीके से पिटाई होती हुई दिखी है, बड़े बड़े करेक्शन आते हुए दिखे यहाँ पे। दूसरी चीज़ सर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे क्लासीफाई करूँ यहाँ पर, तो आपको कौन से यहाँ पर जो है वो पसंद आ रहे हैं स्टॉक्स जो इससे रिलेटेड हैं, क्योंकि सर बहुत सारी कंपनियाँ जो है फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी बेस मेटल से जुड़ी हुई हैं, वहाँ पर क्या स्थिति दिख रही है आपको? बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे हमें लगता है कि जो बेस मेटल की तेज़ी है, उसमें हमें लगता है कि ट्रेंड और जारी रहेगा। क्योंकि वर्ल्ड वाइड कभी क्या हो रहा है कि जितने भी कंट्रीज हैं, वो अपने अपने रिसोर्सेज को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इसराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन, ये जो वॉर हुए और वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसके पीछे इसकी डिमांड तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। और हर एक कंट्री अभी अगर देखा जाए तो अपने खुद को थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो बेस मेटल है, वहाँ पे तेज़ी और जारी रहेगी। करेक्शन में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए और यहाँ पे हमें लगता है कि आप तेज़ी के मौके ढूंढ सकते हो। प्रेशियस मेटल्स में मुझे लगता है कि एक अच्छी तेज़ी हो चुकी है और एक बड़ी गिरावट भी आ गई है। तो अब मुझे लगता है कि ये सिल्वर, गोल्ड, इन दोनों में हमें लगता है कि एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिलेगा और हायर लेवल्स पे हमें लगता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आएगी। क्योंकि इस तेज़ी में कई सारे नए इन्वेस्टर आए थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कई सारे इन्वेस्टर फंस चुके हैं। तो हायर लेवल्स पे तो डेफिनेटली सेलिंग आएगी, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर, इनमें कंसोलिडेशन ट्रेंड देखने मिलेगा। और इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को चूज़ करना हो आपको, तो आप गोल्ड को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है या तो इसका जो कोरिलेशन है, वो करेंसी के साथ काफ़ी डायरेक्टली कोरिलेटेड है। तो करेंसी अगर वीक होने लगती है तो गोल्ड में तेज़ी देखने मिलती है। और इसी वजह से हमें लगता है कि कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर आ जाता है या टैरिफ के रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज़ अगर और बनती है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड को उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो गोल्ड में आप डेफिनेटली और निवेश कर सकते हो, लेकिन आपका निवेश एक लिमिट तक होना चाहिए। 10%, 15% आपके पोर्टफोलियो का अगर आप गोल्ड में रखते हो तो वो ठीक है। अगर आप 50%, 60% करने की कोशिश करोगे, तो मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं है।
आप प्रेशियस मेटल्स में बने रहे, लेकिन एक लिमिट तक। और मुझे सर लग रहा है कि आपकी आवाज़ भी जो है नासाज है सर, और हम लोग सॉरी, करते हैं कि विशेष देते हैं मतलब हमारी तरफ से कि जल्दी से स्पीडी रिकवरी हो सर आपकी यहाँ पर। और आई एम एकदम एक्सट्रीमली सॉरी। अरे नहीं आज सर, ही प्लीज़ अचानक से प्लीज़ डोंट बी सॉरी सर, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी, मेरी भी तबीयत ख़राब है सर, इट्स वेरी नॉर्मल सर, बल्कि मैं तो हम लोगों की तरफ से विशेष है सर कि जल्दी से आप ठीक हो जाए बस। और सर अगला मेरा सवाल यहाँ पर सर ये है कि ये तो आपने बता दिया, लेकिन सर अगर बेस मेटल में कहीं खरीदारी आपको दिख रही है स्टॉक्स के स्पेसिफिक, अगर जाना चाहे कोई निवेशक तो देखिए, बेस मेटल में हमें लगता है कि वेदांता, जी और साथ ही साथ मुझे लगता है कि वेदांता के साथ साथ हिंडाल्को जी और कुछ स्टील स्टॉक्स जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर है। जी हमें लगता है कि ये 3 स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं, इनमें हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इन स्टॉक्स में अच्छा प्रदर्शन देखने मिल सकता है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब क्योंकि रिजल्ट्स की बात आपने करी यहाँ पे सर, कोई सेक्टर है जो आपको पसंद आ रहा हो, जहाँ आपको लगता हो कि भाई आने वाले समय के लिए यहाँ पर निवेशक देख सकते हैं यहाँ पर? तो देखिए देखिए वैसे ऑल टाइम फेवरेट जो है वो BFSI है, ओके। और BFSI के नंबर्स भी इस बार के अच्छे थे। वहाँ पे अगर आप देखिए तो क्रेडिट कॉस्ट की जो चिंताएं थी वो काफ़ी कम हो गई है, जी और जो NPA थे या ग्रॉस NPA, नेट NPAs थे, वो काफ़ी कम हो गए हैं। प्लस ये पर्टिकुलर सेक्टर की जो लेंडिंग थी वो बढ़ती जा रही है, तो लेंडिंग बोरोइंग का जो स्प्रेड है वो थोड़ा बेटर हो रहा है। तो हमें लगता है कि BFSI सेक्टर पे आप फोकस करें। यहाँ पे जो दिग्गज बैंक है जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। करेक्शन में आप इसे खरीदें या तो करंट लेवल से भी आप इसे खरीद के चल सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है NBFCs में श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स भी हमें लगता है कि तेज़ी के मोड में है, और भी तेज़ी देखने मिलेगी। और PSU बैंक्स में हमें लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ आप यूनियन बैंक और कैनरा बैंक को भी प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर ने यहाँ पे देखिए प्राइवेट बैंकों पे नज़रिया दे दिया, NBFCs पे भी दे दिया, और स्टेट बैंक के ऊपर मतलब जो PSU बैंक है उसके ऊपर भी सर ने यहाँ पे बता दिया। मतलब सर अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और भी बहुत गुंजाइश दिख रही है सर यहाँ पर। बिल्कुल, तो जो इस बार के नतीजे थे वो नतीजे क्लियरली प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जो बैंक है वो और बेटर होती जा रही है, जी और ये इंडिया की नंबर 1 बैंक है। तो अगर इसके नंबर्स, अगर नतीजे अगर अच्छे आ रहे हैं तो इसमें जो निवेश है वो और बढ़ेगा। इसके अगर आप वैल्यूएशन देखें एज कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक्स तो अभी भी रिजनेबल है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि करेक्शन अगर आता है तो इस पर्टिकुलर बैंक में हम निवेश करके चल सकते हैं। बिल्कुल सर, और बिल्कुल नतीजे भी हम लोगों ने देखे थे। जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस थी वो 13 से 15% थी, तो वो काफ़ी अपने आप में काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाती है यहाँ पर। अब हम लोग सर अगली थीम पे चलते हैं, और इस थीम को लेके मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ सर, बजट में भी इसका जिक्र था सर। यहाँ पे जो हॉलीडे इंसेंटिव्स की बात निकल के आई, यहाँ पे टैक्स की बात निकल के आई। इसके अलावा हमने देखा कि भारत और जो अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई, इसको लेकर भी इसमें चर्चा थी सर। डाटा सेंटर थीम की मैं बात करना चाह रहा हूँ सर। और अभी जो हमारी करंट कैपेसिटी है वो करीब 1.3 गीगावाट के आसपास, और 2030 तक जो है वो 5 गीगावाट तक कहा जा रहा है कि भाई यहाँ तक हम लोग लेके चलेंगे। अब सर ये जो सेक्टर है इसमें बहुत सारे सेक्टर अपने आप में सम्मिलित हैं। हमें इसमें डाटा सेंटर तो है ही है, रियल एस्टेट भी है क्योंकि इसके लिए ज़मीन चाहिए होती है अच्छी खासी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, यहाँ पे कूलिंग सिस्टम्स होते हैं, केबल्स होता है। तो सर इस स्पेस में आपको क्या पसंद आ रहा है सर यहाँ पे, और कैसे इस थीम को प्ले करना चाहिए आगे? क्योंकि सर हमने पीछे देखा कि बहुत सारी ऐसी खबरें चली, ऐसे स्टॉक्स रहे कि एकदम से भागे फिर वापस करेक्शन के मोड में आ गए, तो इसको कैसे प्ले करना चाहिए यहाँ पर? तो देखिए, वैसे डेटा सेंटर को प्ले करना उतना आसान नहीं है जी बट अगर हम काफ़ी क्लोजली अगर इस सेक्टर को देखें तो इसमें जो इसके कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, उसमें एक जो सेक्टर है वो पावर सेक्टर है, और पावर में मुझे लगता है कि और गुंजाइश रहेगी क्योंकि पावर कंजम्पशन और बढ़ेगा। अगर आप ओवरऑल भी पावर कंजम्पशन देखेंगे तो पर कैपिटा पावर कंजम्पशन ये लगातार बढ़ते जा रहा है, और डेटा सेंटर के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो पावर की है। तो इंडिया एज अ कंट्री, हमें लगता है कि हम डेटा सेंटर को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बड़ी मदद कर सकते हैं, और हमारे पास अभी राइट नाउ ऐसे कोई स्टॉक नहीं है बिकॉज कई सारे स्टॉक काफ़ी महंगे हैं, जैसे कि NTPC है, NHPC है, टाटा पावर है। अगर इन कंपनीज को देखें आप, या अदानी पावर है,
तो ये काफ़ी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो कोई करेक्शन अगर आए तो इनमें हम बिल्कुल निवेश करने की सलाह देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें लगता है कि थोड़े और एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं। और कोई करेक्शन अगर आता है, ये तो कोई बड़ी न्यूज़ फ्लो अगर बनती है, जैसे कि अभी ये न्यूज़ फ्लो बनी थी कि डेटा सेंटर से रिलेटेड अगर जो भी बिजनेसेस यहाँ पे आएंगे उसे टैक्स में रियायत दी जाएगी। जी सर। अगर कोई फॉरेन कंपनीज अगर आते हैं, कोई कोलैबोरेशंस करते हैं, तो हम इसमें हमारे व्यूज़ रखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हमारे पास कोई ऐसी स्पेसिफिक चॉइस नहीं है कि जिसे हम करंट लेवल से निवेश करके चलें। ठीक है सर। तो यहाँ पर भी देखिए एक और थीम पे बात होगी सर, एक दो क्वेश्चंस और फिर मैं आपसे परेशान कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा। सर एक सवाल यहाँ पर ये है कि सोलर सेक्टर की मैं बात करना चाहता हूँ, और इस बार सर मैं देख रहा था चीन को लेके आंकड़े जो निकल के आए, सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो नंबर काफ़ी कम हुए। मॉड्यूल सेल की बात करें हम लोग, ग्लोबल कीमतों का असर सर हमारी कंपनियों पर भी देखने को मिला मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर। हालांकि कुछ कंपनियों ने अच्छा आउट परफॉर्म भी किया है यहाँ पर। सर यहाँ के जो स्टॉक्स है वो बढ़ते हुए नहीं दिख रहे, बहुत ही ठंडा कंसोलिडेशन की स्थिति देखने को मिल रही है। ये फेस कब तक चल सकता है सर, और इसमें कुछ पिकिंग है, वैल्यू पिकिंग है आपको लग रही है यहाँ पर? नहीं, देखिए यहाँ पे भी हमें यही लग रहा है कि ऑलरेडी इन कंपनीज के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी महंगे हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि नो डाउट कि उनके नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर तो बनेगा क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड वही है। लेकिन हमें लगता है कि अभी भी ये पर्टिकुलर क्षेत्र से थोड़ा दूरी बना के रखे, क्योंकि मार्केट यूफोरिक मोड में नहीं है। मार्केट अभी काफ़ी चूजी हो रहा है, काफ़ी सिलेक्टिव मार्केट हो रहा है, और यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस वैल्यू को दिया जा रहा है। तो जहाँ पे भी वैल्यू है वहाँ पे खरीदारी आ रही है। जहाँ पे ग्रोथ है लेकिन उसको टाइम लगने वाला है, उसमें निवेश कम आ रहे हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि ये क्षेत्र से भी आप फॉर द टाइम भी दूरी बना के रखें। ठीक है, इस सेक्टर से दूरी बना के रखें। सर आपने जब कहा कि चूजिंग मार्केट जो है काफ़ी चूजी हो रहा है, तो सर एक सवाल मेरा एफआईएस का है। सर एफआईएस क्यों चूजी हो रहे हैं सर? बहुत ही सिलेक्टिव बाइंग कर रहे हैं यहाँ पर। पहले बात थी कि भाई डील हो जाए उसके बाद खरीदारी करेंगे। हम नंबर देख रहे हैं वो 100-200 करोड़ के आसपास के नंबर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बल्क में से 3-4 हज़ार करोड़ पहले खरीदते थे सर, वो स्थिति देखने को मिली। क्या इसका रीज़न सर एक ये मान के चलूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि लार्ज कैप में निवेश करते हैं और खासतौर पर आईटी पर फोकस रहता है उनका, आईटी में इस समय बिकवाली चल रही है, एक नंबर कम आने का वजह ये है कि सर, या फिर इसके पीछे और कैसे रीजंस आपको दिख रहे हैं, और कब तक आपको लग रहा है कि अच्छे खरीदारी के मूड में आएंगे वो, या फिर मार्च का इंतजार किया जा रहा है जब डील में प्रॉपर साइन हो जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ट्रेड डील का तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है जी। यहाँ से। एफआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यूएस मार्केट्स अगर अंडर परफॉर्म करते हैं तो उनका निवेश वहां से निकल के बाकी मार्केट्स में आएगा। जी। दूसरी बात, हमारे यहाँ एआई प्रेजेंस नहीं है, यानी एआई से रिलेटेड कोई कंपनीज नहीं है कि जहाँ पे वो निवेश करे आके। तो इसकी वजह से भी फ्लोज कम है। अगर आप साउथ कोरियन मार्केट को देखते हो या तो ब्राज़ील के मार्केट को देखते हो, तो उनके पास एआई से रिलेटेड कंपनीज है, और इसी वजह से वहाँ पे पैसे जा रहे हैं और वहाँ के मार्केट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो यूएस का 10 साल का बॉन्ड यील्ड है वो अभी भी 4% के ऊपर है, और वो 4% के ऊपर एक काफ़ी बड़ी सेफ्टी इन्वेस्टर्स को दिखाता है और देता है। तो इसी वजह से जब तक 10 साल के बॉन्ड यील्ड, यूएस के जो 10 साल के बॉन्ड यील्ड है वो 4% के नीचे नहीं आते, यूएस की इक्विटी जब तक अंडर परफॉर्म नहीं करती, तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़े निवेश आने में वक्त लगेगा। ठीक है सर। सर एक दो सवाल और बस आखिरी। ये सवाल सर कि जब यूएस के साथ डील हुई तो सर जो एक्सपोर्ट्स से जुड़े सेक्टर्स थे सर, वहाँ पे हमने देखा था उससे पहले काफ़ी दबाव देखने को मिला था। टेक्सटाइल की बात कर लें हम लोग, या फिर यहाँ पे हम श्रिम्प्स की बात कर लें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे दबाव था। फार्मा भी था यहाँ पर, खासतौर पर जेनरिक को लेके भी बहुत सारी चर्चा चल रही थी। अब तो क्लैरिटी मिल गई सर। आप कैसे इसको देख रहे हैं जो एक्सपोर्ट से ओरिएंटेड सेक्टर है? क्या आप यहाँ पे मौके, आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर देखना हो तो यहाँ पे एक अच्छे मौके दिख सकते हैं? तो बिल्कुल, देखिए वैसे ऑटो एंसिलरी है या टेक्सटाइल है, यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो कई सारी कंपनीज में क्या गाइडेंस आता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कैसे बात करते हैं, 18% टैरिफ के बाद उनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहेगी, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बीइंग टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन रियल बाइंग तभी आएगी
जब इनमें ये जो कंपनीज है कोई प्रॉपर गाइडेंस अगर देती है तो समझ में आएगा कि ये सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा। तो फॉर द टाइम बिंग हम यही कहेंगे कि ऑटो एंसिलरी ये एक सेक्टर ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़े और निवेश किए जा सकते हैं। यहाँ पे कई सारी कंपनीज है, लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि जैसे कि FIEM करके कंपनी है, फीम करके कंपनी है, या तो संवर्धना मदरसन सुमी है, जी, यहाँ पे हमें लगता है कि तेज़ी के मौके और बनेंगे। ठीक है सर। तो सर यानी कि कोई खतरे वाली बात तो नहीं, जिस तरीके से एक खबर निकल के आई थी और काफ़ी हमने देखा था अभी पीछे अप एंड डाउन देखने को मिला टेक्सटाइल शेयरों में कि भाई बांग्लादेश की जो डील होती हुई दिखी है, ठीक है वो 19% है, 1% का हमको यहाँ पे स्थिति जो है पॉजिटिव है, लेकिन वहीं दूसरी ओर था कि अगर उनसे माल खरीदेंगे हम लोग तो फिर उनको 0 टैक्स लग जाएगा, लेकिन वहाँ का माल तो सर काफ़ी महंगा है। नहीं तो देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अनिश्चितताएं बनी हुई है जी और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। जी अभी क्या हो गया कि ट्रेड डील हो गया है तो एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है और इसी वजह से हम टेक्सटाइल स्टॉक्स में तेज़ी देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें काफ़ी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, हमें काफ़ी कॉशियसली इस मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इसी वजह से हम फॉर द टाइम बिंग ये क्षेत्र से थोड़ी दूरी बना के रहे हैं। ठीक है सर। सर कैपिटल गुड्स की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर, या फिर वाइट गुड्स की हम लोग चीज़ें देखें यहाँ पर, तो बहुत सेलेक्टिव होते हुए दिखे हैं सर इस बार नंबर्स जो आए हैं कंपनी के यहाँ पर। एक तरफ मैं देखता हूँ कि LG के नंबर जो हैं वो काफ़ी ख़राब रहे हैं, वही ब्लू स्टार के नंबर्स जो हैं सर, तो मतलब एकदम अलग अलग पैरेलल चीज़ें चलती हुई दिखी हैं। सर कैसे देखना चाहिए यहाँ पर? तो अगेन वैसे हम कैपिटल गुड सेक्टर के ऊपर बुलिश है, लेकिन अगेन कई सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जो अपने फेयर वैल्यू के करीब ट्रेड कर रहे हैं। जी तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारी पसंद है वो है लार्सन, जी उसके साथ साथ कमिंस इंडिया और थर्मैक्स। हमें लगता है ये 3 स्टॉक्स में यहाँ से भी और तेज़ी बन सकती है। जी EMS सेक्टर के लिए हमें लगता है कि थोड़ा वक्त और देना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ये अपने आने वाले क्वार्टर्स कैसे परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जी लेकिन हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी ये एक स्टॉक पसंद है EMS में, और हमें लगता है कि इसमें कम से कम 15 से 20% की गुंजाइश है। चलिए सर, ये बल्कि निवेशक बड़े टेंशन में थे कि काफ़ी स्टॉक जो है डिक्सन पिट चुका, तो ऐसे में मौका है नहीं है, वो आपने यहाँ पे क्लैरिटी दी। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे, सर आपने ये तो बताया कि भाई कहाँ का खरीदारी की जा सकती है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और इसको सर चाहूँगा बारीकी से आप बताएं। एक तो सर कहाँ नहीं खरीदना है सर, कहाँ आपको इस सेक्टर से, इन स्टॉक से दूर रहना है सर। एक आपने बताया कि भाई आपको BFSI जो है वो पसंद आ रहा है सर, उसके अलावा क्या पसंद आ रहा है और कहाँ से दूर रहना है? तो बिल्कुल मुझे लगता है कि BFSI, फिर मेटल्स, जी और साथ ही साथ मुझे लगता है कि हॉस्पिटल्स में तेज़ी बनेगी। हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो होटल्स होते हैं वहाँ पे तेज़ी बन सकती है। हमें लगता है कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, या तो जो कंजम्पशन से रिलेटेड सेक्टर है, वहाँ पे थोड़ी हमें दिक्कत लगती है, क्योंकि ये जो AI का जो डिसरप्शन आ रहा है उसकी वजह से कंजम्पशन पे इफेक्ट आ सकता है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देन FMCG कंपनीज, जी और साथ ही साथ मुझे लगता है कि थोड़ा हमें केयरफुल रहना है IT में भी। IT में भी मुझे लगता है कि कोई हायर लेवल्स पे अगर रिबाउंड मिले तो पोजीशंस को थोड़ा कम करे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये सेक्टर से भी दूरी बना के रखे। तो बस यही 2-3 सेक्टर की जहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया सर, बेहतरीन जानकारी से। थैंक यू सो मच सर। इट्स माय प्लेजर सर, थैंक यू। सेम हियर सर, सेम हियर सर। तो ओवरऑल ये था शो, और हम लोगों ने देखिए कोशिश की आपके सवालों के जवाब देने की यहाँ पर, कि नतीजे अगर जो आए हैं, अर्निंग सीजन जो खत्म हुआ है वो सही मायनों में है कैसा, क्या यहाँ पे मौके हैं या फिर अभी और इंतज़ार करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे जवाब आपको इस शो के दौरान मिलेंगे, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।